नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम देखेंगे सूरवंश। सूरवंश के अंदर जो मुख्य राजा होगा शेरशाह सूरी, इसको देखते हैं। ये इसके द्वारा चलाए गए कार्यों को देखेंगे तथा इसने क्या क्या विकास कार्य किए उसको भी देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सूरवंश को तथा शेरशाह सूरी को। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ऐतिहासिक काल। इससे पूर्व हमने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल तथा आद्य ऐतिहासिक काल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें। ऐतिहासिक काल का दूसरा भाग मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत भारत पर विदेशी आक्रमण देख चुके हैं, दिल्ली सल्तनत देख चुके हैं, विजयनगर और बहमनी का उदय देख चुके हैं, मुगल वंश का भारत में आगमन इसको देख चुके हैं। आज हम देखेंगे सूरवंश को। ये आप चित्र में देख सकते हैं सूरवंश का साम्राज्य क्षेत्र। ये रहा लगभग पूरे उत्तर भारत में तथा बंगाल तक में ये सूरवंश फैला हुआ था। चलिए शुरुआत करते हैं सूरवंश की। सूरवंश शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कन्नौज युद्ध में पराजित कर सूरवंश की स्थापना की। जो 1540 में जो कन्नौज का युद्ध होता है, बिलग्राम का जिसे युद्ध के नाम से जाना जाता है, उसमें हुमायूं पराजित हो जाता है शेरशाह सूरी द्वारा और यहाँ पर सूरवंश की स्थापना शेरशाह सूरी द्वारा की जाती है। शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक। शेरशाह सूरी एक अफगान था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। इसके पिता का नाम हसन खां था, जो कि सासाराम के एक जमींदार थे। हसन खां ने 4 शादियां की थी और उनके 8 संतानें थीं। जो शेरशाह सूरी के पिता हसन खां थे ना, उन्होंने 4 शादियां की और उनके कुल 8 संतानें थीं। फरीद 1494 ईस्वी में पिता तथा परिवार से विवाद होने के कारण जौनपुर चला गया और यहाँ इसने शिक्षा ग्रहण की। परिवार में विवाद हो जाता है इसके पिता के साथ में इसका, और ये 1494 ईस्वी में घर छोड़कर चला जाता है जौनपुर और वहीं पर शिक्षा ग्रहण करता है। 1520 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद फरीद सासाराम का जमींदार बन गया और अपने पिता की गद्दी पर बैठता है। कुछ समय बाद पारिवारिक विवाद के कारण पुनः घर छोड़कर चला जाता है। इसके परिवार में बराबर विवाद रहता है इसके भाइयों द्वारा इसे बराबर कष्ट दिया जाता है, इसलिए विवाद के कारण घर छोड़कर चला जाता है और पुनः चला जाता है। उसके बाद घर से जाने के बाद फरीद ने दक्षिण बिहार के शासक बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी करने लगा। जो दक्षिण बिहार के शासक बहार खां लोहानी थे, उनके यहाँ नौकरी करने के लिए जाता है। बहार खां लोहानी ने अपने पुत्र जलाल का शिक्षक के रूप में नियुक्त किया। आपने देखा था पीछे जौनपुर में ये शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो ये काफी शिक्षित हो जाता है। तो बहार खां लोहानी अपने पुत्र जलाल की शिक्षा के लिए इसे शिक्षक के रूप में नियुक्त करता है। चलिए आगे और देखते हैं। यहीं बहार खां लोहानी के साथ जंगल में एक शेर को मारने के कारण बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां नाम दिया और अपने पुत्र का संरक्षक बना दिया। अभी शेर खां जो था वो अभी फरीद था, वो अभी शेर खां नहीं बना हुआ था, फरीद था उसका नाम। वो अभी शिक्षक था जलाल का, लेकिन एक दिन जंगल में शिकार के लिए बहार खां लोहानी के साथ जाता है। वहां पर ये एक शेर को मार देता है। उसके बाद बहार खां लोहानी इसे शेर खां की उपाधि प्रदान करता है तथा अपने पुत्र का संरक्षक भी नियुक्त कर देता है। इसकी उपलब्धि को देखकर लोहानी सरदारों ने इसके खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया, क्योंकि इसके जो शहजादा जलाल था उसका संरक्षक बन गया था, इसका औहदा भी बढ़ गया था तथा बहार खां लोहानी भी इसे काफी इज्जत देने लगा था। ये देखकर जो लोहानी सरदार थे वो इसके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। परिणाम स्वरूप शेर खां को लोहानी दरबार छोड़ना पड़ा, क्योंकि इसके खिलाफ षड्यंत्र होने लगे तो इसे दरबार को छोड़ना पड़ा। शेर खां दिल्ली पहुंचकर बाबर की सेना में भर्ती हो गया। अब यहाँ जो बिहार छोड़ देता है उसके बाद दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली पहुंचकर बाबर की सेना में सैनिक के रूप में भर्ती होता है। यह बाबर की सेना में लगभग 15 महीने रहा और मुगलों की सैन्य व प्रशासन व्यवस्था देखकर कहता है कि यदि ईश्वर ने मेरी सहायता की और भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं सरलता से मुगलों को भारत से निकाल दूंगा। 15 महीने तक ये मुगलों की सेना में रहता है तथा चंदेरी का युद्ध भी उसी टाइम होता है 1528 में।
उस टाइम ये पूरी सैन्य व्यवस्था उनकी देखता है तथा पूरी व्यवस्था को देखकर समझकर ये बोलता है कि यदि ईश्वर ने मेरी सहायता की और भाग्य ने साथ दिया तो मैं सरलता से मुगलों को भारत से निकाल दूंगा। और वास्तव में उसकी एक समय के लिए बात सत्य भी होती है। शेर खां बाबर की सेना की तरफ से चंदेरी का युद्ध लड़ता है। जो 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है उसमें ये लड़ता है। बाबर को शेर खां अफगान पर शक हो गया और बाबर अपने पुत्र हुमायूं को सतर्क करते हुए कहता है कि शेर खां पर नजर रखना, वह चालाक और महत्वाकांक्षी आदमी है और इसके माथे पर राजत्व के लक्षण दिखाई देते हैं। बाबर जब ये बहुत सारे मतलब ऐसी योजनाएं बता रहा था बाबर को कि कैसे युद्ध करके कैसे जीतना है, क्या महत्वाकांक्षा है, ये बाबर के साथ में बैठ के बताने लगा था। तो बाबर को इसके ऊपर शक होता है तथा अपने पुत्र हुमायूं को बताता है इससे बहुत सतर्क रहना, ये शेर खां पर नजर रखना और वह चालाक और बहुत चालाक है और महत्वाकांक्षी भी है और इसके माथे पर राजत्व के लक्षण भी दिखाई देते हैं। सन 1528 ईस्वी में शेर खां मुगलों की नौकरी छोड़कर पुनः लोहानी दरबार बाहर खां लोहानी के पास पहुंच गया। जो 1528 में मुगलों की नौकरी छोड़ देता है और फिर अपने पुराने घर लोहानी दरबार बाहर खां के यहाँ पहुंच जाता है। सुल्तान मोहम्मद शाह जो उपाधि धारण कर ली थी ना सुल्तान मोहम्मद शाह के नाम से बाहर खां लोहानी ने, तो बाहर खां लोहानी ने शेर खां का स्वागत किया और शहजादे जलाल का संरक्षक फिर से एक बार नियुक्त कर देता है। जो बाहर खां लोहानी होता है मोहम्मद शाह के नाम से उपाधि धारण करके शासन करता है। बाहर खां लोहानी की मृत्यु के बाद बाहर खां लोहानी की विधवा दद्दू बेगम के साथ विवाह कर लेता है। इसका उठना बैठना हरम तक था क्योंकि ये बहुत नजदीकी था तथा जलाल का संरक्षक भी था, तो इसका उठना बैठना हरम तक था। तो जो बाहर खां लोहानी की विधवा दद्दू बेगम होती हैं उनसे ये विवाह कर लेता है। जलाल खां की आड़ में खुद प्रधान शासक बन जाता है क्योंकि जलाल खां भी छोटा होता है। तो ये क्या करता है जलाल खां को संरक्षक के रूप में नियुक्त कर दे अपने आप को नियुक्त करता है और खुद अपने आप को शासन चलवाने लगता है। चलिए अब आगे और देखते हैं। जलाल खां अपने कुछ अफगान सरदारों के साथ बंगाल भाग जाता है। जलाल खां को लगता है कि शेर खां उसे किसी भी समय मौत के घाट उतार सकता है, तो जलाल खां क्या करता है अपने कुछ अफगान सरदारों को लेता है और बंगाल भाग जाता है अपने जान बचाने के हेतु। इसके बाद शेर खां दक्षिण बिहार का शासक बन गया। जैसे ही जलाल खां शासन छोड़ के भाग जाता है तुरंत ही शेर खां दक्षिण बिहार का शासक बन गया। सन 1529 में शेर खां ने बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर हजरत आला की उपाधि धारण की। जो 1529 में शेर खां ने बंगाल का शासक नुसरत शाह था उसको पराजित करता है और हजरत आला की उपाधि धारण कर लेता है। सन 1530 में चुनार के राजा ताज खां की विधवा पत्नी लाड़ मल्लिका से विवाह कर चुनार के किले पर भी कब्जा कर लेता है। 1530 में देखता है चुनार के राजा जो ताज खां होते हैं वो मर जाते हैं, तो अब उनकी विधवा पत्नी लाड़ मल्लिका से विवाह कर लेता है और चुनार का किला भी इसके अधिकार में आ जाता है। अब हम देखेंगे शेर खां के सैन्य संघर्ष को। पहला है इसका चुनार का घेरा, प्रथम 1532 ईस्वी में। इसे हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। भारत में मुगलों के आगमन में आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वहां पर जाके वीडियो देखें, वहां पर भी ये आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए हमने इसका वर्णन इस वीडियो में नहीं किया हुआ है। अगला है सूर्यगढ़ की या सूर्यगढ़ की लड़ाई। यह युद्ध क्यूल नदी के किनारे हुआ था 1534 ईस्वी में। इसमें शेर खां की सेना ने लोहानी और बंगाल की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। जो शेर खां होता है वो लोहानी, जो कुछ लोहानी सरदार होते हैं वो, और बंगाल की सेना होती है, दोनों को संयुक्त रूप में पराजित करता है। इस लड़ाई में इब्राहिम खान हार गया और मारा गया और जलाल खां ने अपने संरक्षक महमूद शाह के पास लौटने को मजबूर हो गया। ये जलाल खां था ना जो बंगाल भाग गया था, वो अब क्या करता है बंगाल के शासक इब्राहिम खान होते हैं और जो जलाल खां होता है ये लोहानी दरबार का होता है। जो शहजादा जलाल होता है ये क्या करता है अपने बंगाल में कुछ समर्थकों के साथ में तथा अपने कुछ जो अफगान सरदार थे उनको लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ता है। लेकिन क्या होता है इब्राहिम खान जो बंगाल के शासक होते हैं वो मारे जाते हैं और जलाल खां भाग जाता है। फिर अगला है चुनार का घेरा द्वितीय 1537 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, कन्नौज का युद्ध
1540 ईस्वी में। ये सारे वीडियो आपको पिछले वीडियो में मिलेगा। भारत के मुगलों में आगमन, हुमायूं वाले वीडियो में आपको वीडियो देखें तो वहां से आपको ये चीज मिल जाएगी, इसीलिए हमने इस वीडियो में इसको कवर नहीं किया है। चलिए अब आगे और संघर्षों को देखते हैं। अगला है बंगाल का विद्रोह 1541 ईस्वी में। सन 1541 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर खिलजी खान ने विद्रोह कर दिया। इसने बंगाल पर नियंत्रण के लिए बंगाल को 19 सरकारों में बांट दिया। क्या होता है, ये बंगाल पे इसका नियंत्रण हो जाता है, इब्राहिम खान मारा जाता है उसके बाद, तो ये क्या करता है, उसको जो वहाँ पे सर गवर्नर होता है खिजर खान, वो विद्रोह कर देता है। तो ये क्या करता है, छोटे छोटे सरकारों में बांट देता है बंगाल को पूरे। प्रत्येक सरकार के एक अधिकारी सिकदारान नाम से नियुक्त करता है। एक अधिकारी नियुक्त करता है प्रत्येक सरकार में, सिकदारान नाम से नियुक्त करता है, जो सीधे सुल्तान को रिपोर्ट करता था। सीधा नियंत्रण सुल्तान अपने हाथ में ले लेता है, छोटे छोटे सरकारों में बांट देता है पूरे बंगाल को और अपने नियंत्रण में ले लेता है। अगला है मालवा अभियान 1542 ईस्वी में। सन 1542 ईस्वी में यहाँ के शासक कादिर शाह मल्लू खान ने अपनी राजधानी उज्जैनी में शेर शाह का स्वागत किया और शेर शाह की अधीनता में राज चलाना स्वीकार कर लेता है। मालवा अभियान में वो स्वयं अपना आत्मसमर्पण कर देता है तथा शेर शाह को आदर सत्कार करके उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। अगला है रायसीन अभियान 1543 ईस्वी में। सन 1543 ईस्वी में रायसीन पर हमला किया पर इसे जीत ना सका, तो संधि का प्रस्ताव कर राजा पूरनमल चौहान के पास भेजा। ये क्या करता है, यहाँ पे सबसे बड़ा छल कपट करेगा। जो रायसीन पर हमला करता है ये से जीत नहीं पाया, तो ये संधि का प्रस्ताव राजा पूरनमल चौहान के पास भेजता है और कुरान की कसम खाकर मुकर जाता है। कुरान की कसम खाकर बोलता है कि हम समझौता करना चाहते हैं, आप हमसे आके समझौता करें। मुकर गया और राजा की संधि के बहाने हत्या कर दे। राजा को बुलाता है और संधि के बहाने से उनकी हत्या कर देता है और रायसीन का किला जीत लिया। शेर शाह के जीवन का यह सबसे बड़ा कलंक था। ये शेर शाह जो है इसके जीवन का ये सबसे बड़ा कलंक होता है, क्योंकि ये कुरान की कसम खाकर फिर पीछे मुकर जाता है। चलिए अब और अभियानों को। अगला है मारवाड़ अभियान 1543 ईस्वी में। मारवाड़ के राजा मालदेव पर आक्रमण किया और युद्ध में कड़ी टक्कर मिली। शेर शाह कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान को खो बैठता। जो मारवाड़ अभियान करता है यहाँ पे राजपूत राजाओं का शौर्य देखकर इसको ये कहता है बाद में कि कुछ पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे हाथ से हिंदुस्तान चला गया। बाद में ये कहता है मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान को खो बैठता, कि छोटे से राज्य के लिए, मारवाड़ के लिए मैं पूरे भारत को हाथ से धो बैठता। अगला है कालिंजर अभियान 1544 ईस्वी में। यहाँ के राजा कीर्ति सिंह ने कालिंजर महल को लगभग 7 महीने तक घेरा रखा है। यहाँ के राजा कीर्तिमल थे, वहाँ कालिंजर को महल को ये 7 महीने तक घेरे रखता है। जब इसे जीत ना सका तो बारूद के गोलों से किले की दीवार उड़ाने का आदेश दे देता है। एक गोला शिविर में गिरा जिससे बारूद में आग लग गई। जो एक गोला होता है वो इसके शिविर में ही गिर जाता है, जिससे इसके शिविर में आग लग जाती है। जो बारूद वगैरह सामान रखा होता है उससे यहाँ पर आग लग जाती है और शेर शाह उसमें ही घायल हो जाता है। लेकिन शेर शाह के मरने से पहले उसे किला विजय का समाचार मिल चुका था। जब मरा था उससे पहले ही उसे किला विजय का समाचार मिल चुका था। सन 1545 ईस्वी में शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। ये शेर शाह का मकबरा है जो कि सासाराम बिहार में स्थित है। चलिए अब शेर शाह द्वारा किए गए कार्य। शेर शाह ने नई संस्था स्थापित ना करके विद्यमान संस्थाओं में सुधार किए। जो पूर्व में संस्थाएं चल रही थी उन्हीं में कुछ विशेष सुधार किए। इस भूमि प्रणाली, शेर शाह ने गज सिकंदरी इकाई के माध्यम से भूमि की माप कराई और भूमि को निम्न भागों में बांटा। एक उत्तम भूमि, दूसरी माध्यम भूमि, तीसरी निम्न भूमि। 3 तरीके भूमि में बांट दिया। जाप्ती प्रणाली, उपयुक्त तीनों प्रकार की भूमि के औसत उत्पादन का 1/3 भाग कर निर्धारण किया। ये जाप्ती प्रणाली थी।
शेर शाह ने अपने साम्राज्य की भूमि की पैमाइश करवाई और उसमें बिगहा बांटे। जो भूमि की पैमाइश करवाता है और उसे बिगहा में बांटता है। अगली है कर प्रणाली। पहला है खिराज। औसत उपज का 1/3 भाग यह भूमि कर था। यह एक प्रकार का भूमि कर था, उपज का 1/3 भाग। अगला है जरीवाना। भूमि की नाप के लिए उपज का 2.5% भाग लिया जाता था। जो भूमि नापी जाती थी ना, उसका जरीवाना लिया जाता था, वो उपज का 2.5% होता था। अगला है महाशीलाना। ये राजस्व अधिकारियों के लिए उपज का 5% लेते थे। बाकी से 1/3 भाग लिया जाता था, लेकिन जो राजस्व अधिकारी होते थे उनसे केवल उपज का 5% ही लिया जाता था। चलिए अब शेरशाह के और कार्यों को अगला है सिक्का प्रणाली। रुपया, यह एक चांदी का सिक्का होता था। ये आप देख सकते हैं चित्र में, ये रुपया है, चांदी का सिक्का शेरशाह के समय का। शेरशाह रुपया का प्रचलन करता है। अशरफ, यह एक सोने का सिक्का होता था। अगला है दाम, यह तांबे का सिक्का होता था। शेरशाह ने अपने सिक्कों पर फारसी भाषा और देवनागरिक लिपि दोनों में लिखवाया। ये फारसी भी लिखवाता है तथा देवनागरिक लिपि दोनों को लिखवाता है। 180 ग्रेन का चांदी का रुपया होता था। ये 180 ग्रेन के चांदी का सिक्का होता था तथा 322 ग्रेन दाम का होता था। जो 322 ग्रेन दाम जो होता था सिक्का तांबे का, वो होता था। अगला है सड़क प्रणाली। पहला है जीटी रोड, जो सबसे बड़ा रोड है। बंगाल के सोनार से पंजाब के अटक तक थी ये जो रोड थी, जीटी रोड, जिसे आज जीटी रोड बोलते हैं ना। इसे पहले सड़के आजम बोला जाता था, आज जीटी रोड इसे बोला जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये बंगाल के सोनार से पंजाब के अटक तक थी। इसे सड़क आजम का नाम से जाना जाता है। यह लगभग 3710 किलोमीटर लंबी है। 3710 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वर्तमान में ये 3 देशों में है, बंगाल, भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान। ये 3 वर्तमान में देश हैं, इनमें ये उपस्थित है। अगला आगरा से बुरहानपुर तक एक रोड बनाता है। अगला आगरा से एक जोधपुर तक रोड बनाता है और लाहौर से मुल्तान तक, ये इसकी प्रमुख रोडें हैं। चलिए अब इस्लाम शाह 1545 ईस्वी से 1553 ईस्वी तक। शेरशाह के 2 पुत्र थे, आदिल खां और जलाल खां। ये शेरशाह के 2 पुत्र होते हैं। शेरशाह ने अपने बड़े बेटे आदिल शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अपने जीते समय ही उसको आदिल शाह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। शेरशाह की मृत्यु के बाद 25 मई 1545 ईस्वी को छोटे बेटे जलाल खां ने अपने अफगान सरदारों के साथ गद्दी पर कब्जा करके इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। जब शेरशाह मर जाता है ना, उसके बाद 4-5 दिन बाद ये क्या करता है, जो जलाल खां होता है वो फायदा उठाता है और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है और अपने अफगान सरदारों के साथ में अपने आप को इस्लाम शाह के नाम से अपने आप को घोषित राजा कर देता है। अगला है फिरोज शाह। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसका नाबालिग बेटा फिरोज गद्दी पर बैठा, जो कि केवल 3 दिन ही गद्दी पर बैठ पाया। जो फिरोज शाह नाबालिग होता है छोटा, तो वो केवल 3 दिन तक ही गद्दी पर बैठ पाया। फिरोज शाह की हत्या उसके मामा मुवारिज खान ने कर दी और आदिल शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। जो फिरोज खान का मामा होता है ना, आदिल खान, वो आदिल शाह के नाम से अपने आप को घोषित करता है और गद्दी पर बैठ जाता है। अगला है इब्राहिम खान सूर, जो अपने आप को दिल्ली का दावेदार समझता था। उसने दिल्ली पर हमला किया और दिल्ली आगरा पर अधिकार कर लिया। जो इब्राहिम खान और होता है, इब्राहिम खान सूर, वो दिल्ली का दावेदार अपने आप को समझता है, लेकिन कब्जा मुवारिज खान उर्फ आदिल शाह ने कर रखा था। तो वो क्या करता है, दिल्ली पर हमला करता है और दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेता है। चलिए अब आगे और देखते हैं। इसके बाद आदिल शाह ने चुनार को अपनी राजधानी बनाया। आदिल शाह जो मुवारिज खान होता है वो हार जाता है दिल्ली आगरा, तो अब क्या करता है, वो चुनार को अपनी राजधानी बना लेता है। इब्राहिम खान पर पंजाब के सूबेदार अहमद खान ने आक्रमण कर दिया और दिल्ली आगरा पर कब्जा कर बैठ गया तथा सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। अब इब्राहिम खान जिसने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर रखा था, अब उसके ऊपर पंजाब के सूबेदार अहमद खान ने आक्रमण कर दिया और दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया और सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर लेता है।
आगे चलकर सिकंदर सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर शाह को पराजित कर सन 1555 ईस्वी में पुनः मुगल वंश की स्थापना की। जो सरहिंद का युद्ध होता है ना, हमने पीछे भी देखा था हुमायूं वाले वीडियो में, तो सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह को हुमायूं पराजित कर देता है और 1555 में पुनः मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। अब इससे जुड़े अन्य प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। तारीख शेरशाही की रचना अब्बास खां सारवानी ने की थी। शेर शाह ने कबूलियत और पट्टा व्यवस्था राजस्व संग्रह के लिए प्रारंभ की, क्योंकि लगातार युद्ध हो रहे थे। उनके लिए राजस्व इकट्ठा करने के लिए शेर शाह कबूलियत और पट्टा नामक व्यवस्था प्रारंभ करता है। पट्टा राज्य जारी करता था, जिसमें अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग राजस्व की दरें होती थी। भूमि की स्थिति को देखते हुए तथा उपज को देखते हुए अलग अलग दरें दी जाती थी और पट्टा किया जाता था। संपूर्ण साम्राज्य को 47 इकाइयों में बांटा, जिसे सरकार कहते थे। सरकार शेर शाह की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई है। बंगाल को 19 सरकारों में बांटा तथा अपने पूरे साम्राज्य को कुल 47 सरकारों में बांट दिया, जिससे शासन करने में इसे ज्यादा सहूलियत मिलती थी। शेर शाह की न्याय व्यवस्था। शेर शाह के सगे संबंधी भी न्याय के दायरे में आते थे। हिंदुओं के प्रति मानवतापूर्ण व्यवहार करता था। ये हिंदुओं चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबके प्रति इसका एक व्यवहार था। ब्रह्मजीत गौड़ शेर शाह का ब्राह्मण सेनापति था। जो ब्रह्मजीत गौड़ नाम का शेर शाह का ब्राह्मण सेनापति होता है। इसी के साथ सूरशाह का वंश का अंत होता है और ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।